नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाजार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। अब 2 दिनों का अभी तक छोटा-सा हफ्ता बीता है और इसके बाद एक ही दिन और इस हफ्ते में होना है। हफ्ते के पहले दिन भी छुट्टी, हफ्ते के अंतिम दिन भी छुट्टी। छोटे से हफ्ते के बीच में बाजार ने एक गैप अप शुरुआत दी हफ्ते की, उसके बाद आज फिर वापस हमें एक हरी चाल देखने को मिली है। थोड़ा-सा लग रहा है कि बाजार अपने आप को सँभालने की कोशिश कर रहा है या कम से कम जो संकेत अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों से आ रहे हैं कि चलिए ठीक है, सबने तलवारें निकाल रखी है लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि मारकाट शुरू हो गई है। तो ये जो भरोसा बन रहा है कि ठीक है, मारकाट शुरू नहीं हुई है, तो जो तलवारें निकली है म्यान से, वो वापस म्यान में जा सकती हैं। अब ताज़ा चीन की तरफ से भी आया, सब अपना जो रेस चलानी थी दोनों के बीच में टैरिफ की कि भई मतलब 84, 125 से 100 पता नहीं कितने 150 के आसपास। चीन ने भी कहा हम 125% लगाएंगे। अब चीन का ताज़ा बयान ये कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सम्मानजनक तरीके से हो तब। तो अब सम्मानजनक, तो ये बड़ा सब्जेक्टिव मामला है, किस चीज़ को वो सम्मानजनक कहेंगे, या ऐसा कुछ जो उन्हें अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, बेशक वहाँ पे तानाशाही है लेकिन फिर भी उनकी अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ पर वो एक फेस सेविंग उन्हें रास्ता मिले, और शायद फेस सेविंग की ज़रूरत डोनाल्ड ट्रंप को भी पड़ेगी आगे चल करके। क्या लग रहा है यहाँ से आगे कितनी चाल बची है या कितना डर बचा है? राजू जी, मैंने शुरू से एक स्टैंड मेंटेन किया है कि जिस तरह से ये ओपन हुआ था टैरिफ वॉर, इसके जो इम्पैक्ट जो मुझे मार्केट में दिखे, ये एग्जैक्टली कोविड के तरह दिखे। तो इम्पैक्ट ऐसा था कि हमारे मार्केट और इकोनॉमी पे इम्पैक्ट एग्जैक्टली वैसा होता जैसा कोविड का हुआ। कोई नहीं बचता। इसलिए ये पक्का था कि किसी न किसी को तो बैकफुट पे जाना ही था। आप ऐसा नहीं समझें कि ट्रंप जो स्टेटमेंट दे रहे थे कि सभी लोग मुझे कॉल कर रहे हैं, सर मुझे आपसे बात करनी है, सर मुझे आपसे नेगोशिएट करना है, सर मुझे आप आपसे एडिट मिलना करके है। बता ये रहे हैं, सब ट्रंप की भाषा आप नहीं बोल पाएँगे। हाँ, वो हिंदी का ही मैं बोल रहा हूँ। वो जो कर रहे थे ना, वो खैर वो तो गंदी लैंग्वेज पे उतर गए थे, लेकिन जो भी है, कहने का मतलब है, मैंने उस समय भी और चैनल पे मैंने बोला है, ट्रम्प खुद ही घबराए हुए हैं कि बच नहीं पाएगा उनका इकोनॉमी। उनका मकसद क्या था? आप समझे, उनका मकसद ये था, मार्केट से पैसा निकालो। और मैंने ये भी बोला मार्केट में खेल रहे हैं, गारंटी वो मार्केट में खेल रहे हैं, वो उनके साथी सभी खेल रहे हैं। वो उनका था कि पैसा ट्रेज़री में पहुँच जाएगा। अलबत्ता ट्रेज़री से ही पैसा बाहर निकलने लगा और फिर उनके बाद उनकी हवा निकल गई पूरे तरीके से। तो ये खेल ऐसा है ना कि कोई बचता ही नहीं, कोई नहीं बचेगा। हम थोड़े से डोमेस्टिक इकोनॉमी है, बहुत ज़्यादा इंसुलेटेड है, इसलिए चलिए हम ये कह सकते हैं कि 7 का 6 नहीं 5.5 पे रह जाते थे, 5 पे रह जाते थे वैसे सिचुएशन में। डेंट हमको भी होता था, लेकिन ग्लोबल या वैसी छोटी इकोनॉमी जो एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है, जैसे मान लीजिए कि ताइवान है, इन लोगों का प्रॉब्लम, ये लोग तो बिल्कुल ही सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि मेरे दिमाग में देखिए, मैं तो डिसीजन लेने वाला हूँ नहीं, मैं तो ऑब्जर्वर हूँ, उसके हिसाब से अपनी मैं स्ट्रैटेजी बनाता हूँ। या तो सभी जाएँगे या बच जाएँगे। ट्रम्प चुन-चुन के उन सब चीज़ों को एग्ज़ेम्प्ट करते जा रहे हैं, जो उनकी अपनी ज़रूरत है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, थोड़ा-सा ऑटो, थोड़ा-सा फार्मा। ये पूरा का पूरा फैब्रिकेटेड गेम प्लान है उनका, पूरा का पूरा। तो जहाँ उनकी ज़रूरत होगी वहाँ कहेंगे नहीं लगाएँगे, और जहाँ उनकी ज़रूरत नहीं होगी वहाँ कहेंगे लगाएँगे। तो जहाँ उनकी ज़रूरत है ना, वही सबसे बड़ा सबका व्यापार है, तो बड़ा पार्ट बच जाएगा। अब चूँकि ये हलचल हो गई है, तो थोड़ा इम्पैक्ट तो हो गया है। इस इम्पैक्ट, इस डेंट को जो अप्रैल से शुरू हो गया है, इसको आप अनवाइंड नहीं कर सकते हैं, इसको अब मिनिमाइज़ किया जा सकता है। क्योंकि वो भी नेगोशिएशन को तैयार हैं, चाइना भी एक समय के बाद आएगा ही नेगोशिएट करने, क्योंकि कितना भी लड़ लें, ग्लोबली लिंक्ड इकोनॉमी है, फाइनली जाना उधर ही है सबको। मेरा अंदाज़ा ऐसा है कि इस तरह का असमंजस चलेगा, लेकिन एक थोड़ा मिडवे कहीं फाइनली लोग निकाल पाएँगे। और चूँकि ट्रम्प ने ये सब काम शुरू किया है, तो कुछ हद तक यूएस को बेनिफिट दे के ही लोग आगे बढ़ पाएँगे। लेकिन जितना बेनिफिट ट्रम्प चाहते थे, उतना नहीं मिल सकता है।
उनको नहीं मिलेगा, रादर उनकी इकोनॉमिक डैमेज उससे ज़्यादा होगा। और यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि ग्लोबल मार्केट यूरोप ठीक भी कर ले तो यूएस खराब हो जाएगा। हमारा तो खैर जैसा है हम तो ठीक चलेंगे ही चलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हलचल इतनी आसान नहीं है कि एक बारी में खत्म हो जाए, क्योंकि ईगो टसल है ना, तो एक बार कोई सॉफ्ट होगा, फिर एक बार कोई थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग स्टैंस लेगा, मार्केट ऐसे रिएक्ट करेगा। तो ये वोलेटिलिटी हो सकता है थोड़े समय तक रहेगी। लेकिन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 22,000 23,000 के रेंज का अब तो देखिए मिड कैप स्मॉल कैप भी भागने लगे। ये रेंज ऐसा है ना कि इसमें अगर इन्वेस्टेड रहेंगे तो मान लीजिए कि नीचे 21,000 भी जाता है। ऊपर का रूम ज़्यादा है, तो लॉजिकल वे है इन्वेस्टेड रहना और इस आँख बंद करके सो जाइए, ये वोलेटिलिटी को पास होने दीजिए, 3-6 महीना में निकल जाएगा जो। अब बाज़ार को मैं कैसे देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि 24,000 जैसे आपने बात किया, खिंच-खिंच के हो सकता है कि 24,000 ऊपर-नीचे 200-250 पॉइंट, नीचे 250 या ऊपर 250 इस रेंज तक बाज़ार पहुँच जाए, लेकिन कोई इस गलतफ़हमी में नहीं रहे, ये बाज़ार यूनिलैटरली एक तरफ मूव करने वाला है। ये बहुत एक्सट्रीम शॉर्ट पोज़ीशन था, इसलिए इतनी मूवमेंट आई है। 24,000 के बाद पता नहीं क्या होगा, इसलिए वहाँ पे जाके कोई नहीं फँसे। मैं ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से कह रहा हूँ कि वहाँ पे जाके कोई फँसे नहीं। 24,250 के ऊपर क्लोज़ होने लगेगा, तो हम कोई बड़ा कॉल लेंगे। अंटिल देन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारा है ना मूवमेंट 22,500 300 का रेंज और इधर में 24,000 का रेंज, इसमें थोड़ा कंसोलिडेशन और चलेगा। हमको समय देना होगा बाज़ार को। इन बिटवीन अक्टूबर टू जनवरी वी विल सी सम गुड मूवमेंट। यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा जो बोलते हैं ना हल्का-हल्का मूवमेंट चलता रहेगा। जी। लेकिन सोमेश, बाज़ार में अभी भी लोगों के बीच में डर है, अच्छा खासा डर है, और वो डर हमारे कुछ दर्शकों के कमेंट्स में भी दिख रहा है। और वो डर इतना है कि लोग कह रहे हैं कि हम पता नहीं दर्शकों को किस तरह से बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि बाज़ार तो 30-40% गिरने वाला है। राम सिंह कह रहे हैं कि जो रिटेलर्स हैं उनको हम बेवकूफ़ बना रहे हैं, और बाज़ार इनको पता है कि 30 से 40% तक गिरने वाला है। एटीएच मतलब क्या हुआ, अगर आप समझ पाएँ तो बताइएगा? ऑल टाइम हाइज़। ओके, ठीक है। तो अभी हम कितना गिरे हैं? 16% तक गिरे थे ना शायद? मैं तो राजीव जी यही कहूँगा कि इनको अपना मत देने का अधिकार है, इन्होंने बोल दिया, हमने सुन लिया। जो जी, हमें सही लगता है वो हम बता के जाते हैं, बाकी ना हमारा किसी से बैर, ना किसी से कोई और चलेंगे आगे। जी। बिल्कुल, वैसे अगर किसी को ये मालूम है कि 30 से 40% तक बाज़ार गिरना है, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या हो सकता है अरबपति या खरबपति बन जाने का सीधे एक झटके में, इफ़ यू आर श्योर शॉट कि कम से कम 30 और 40% तक गिरेगा ही ये बाज़ार? कुछ बढ़िया टिप बताइए कि मतलब सीधे एक बार में, एक झटके में सीधे लाइफ़ टाइम सेट खरबपति बनना है सीधे, बताइए? एक ऐसे ही डिस्कशन हो रहा था, आई थिंक कुछ इस पे भी तो हम ऐसे ही हँसी-मज़ाक कर रहे थे कि बाज़ार 30% 38% कहीं तो ये हो रहा था, नहीं कोई और क्वेश्चन आया था, तो मैंने यही बोला था फिर ठीक है, मैं भी अपना लोटा कंबल लूँगा, गाँव चला जाऊँगा, फिर उसके बाद हम बैठ के यहाँ करने अरे! वाले क्या हैं? ऐसी बात क्यों कर रहे हैं आप? ये खरबपति बनने का मौका है सीधे एक झटके में, बल्कि उससे भी ज़्यादा। पता नहीं कितने लाख करोड़ जुट जाएँगे, जितनी मार्केट में क्षमता है उतना जुट जाएगा। आप श्योर शॉट है कि 30 से 40% गिरने वाला है, तो कम से कम 40% की छोड़ दीजिए, नहीं बनाएँगे, 10% छोड़ देते हैं। 30% की स्ट्रैटेजी बना लीजिए, सीधे खरबपति बनेंगे। हमारी उतनी एबिलिटी नहीं है सर, जितनी है सब यहीं दे जाता हूँ, अरे! राम सिंह जी की है वो जाने। मैं उनके लिए ही पूछ रहा हूँ, उनके बिहाफ़ पे पूछ रहा हूँ। मैं अपने बिहाफ़ पे थोड़ी पूछता हूँ, मेरा तो कुछ लेना-देना नहीं रहता है। बिल्कुल आइडिया नहीं सर। हम जो सिचुएशन दिखता है उसको एनालाइज़ करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम स्ट्रैटेजाइज़ करते हैं। हमें ये भी नहीं मालूम कि ट्रम्प का क्या नेक्स्ट मूव होगा, लेकिन ये पूरा जितना वीडियो जिसको पीछे जाके देखना है देख ले। और जिस मूव के साथ हमने डिस्कशन किया है और जिस मूव के साथ हमने पोजीशनिंग करने के लिए प्लान किया है, कहीं कुछ रह गया हो तो मुझे बताएँ। मैं ये भी नहीं कहता कि अभी भी 21,000 नहीं जाएगा, लेकिन जिस तरह से हम पोजीशनिंग करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं, जो मैंने किया है वो बता दिया है और मैंने किया है जी, क्योंकि मेरे क्लाइंट भी देखते हैं आपका चैनल। अगर नहीं बिल्कुल। किया है तो बताएँ। हम यही पोज़ीशन करेंगे और पैसा ऐसे ही बनता है। बाकी बातचीत से तो क्या बनता है, बातचीत से टीवी चैनल बनता है। जी। तो
क्या जिनको इस तरह का डर लग रहा है अभी, उनके लिए बेहतर क्या है कि भाई इस बाजार को नमस्ते कर दें? क्योंकि नहीं, मैं भूल गया, मतलब मुझे वो कहना खरबपति चाहिए बनने था। वाला फॉर्मूला आप बता नहीं रहे। वैसे होगा, मतलब ज़रूर होगा अगर किसी को श्योर शॉट पता है, 30% छोड़ दीजिए, किसी को ये भी पता हो कि यहाँ से 20% ही गिरने वाला है, तो भी ऐसी स्ट्रेटजीज बनाई जा सकती है। मतलब कागज़ पे कोई लिख के दे दे 100% मैंने फ्यूचर देख रखा है, 20% फला तारीख को यहाँ से इतना डाउन होगा, या इतने समय के अंदर 6 महीने के अंदर यहाँ से 20% डाउन होगा। तो बड़े आराम से खरबपति बनने के स्ट्रेटजीज तैयार किए जा सकते हैं। आप तो मास्टर रहे हैं उसके। देखिए, अब क्या जवाब दूँ मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि मार्केट में अगर डर है, इससे अच्छी बात कोई नहीं है, 100% इन्वेस्टमेंट करके रखिए। थोड़े समय पहले ये स्टेटमेंट आता था ना, द बिगेस्ट रिस्क इन दिस मार्केट इज़ टू रिमेन इन्वेस्टेड नॉट टू रिमेन इन्वेस्टेड। और उसके बाद जो मार्केट में बॉम्ब फटा है, सो अक्टूबर के बाद पीक बन गया और गिरते ही जा रहा है। तो अब सबको डर लग रहा है, तो बस इन्वेस्टेड रहिए, बस बाकी सब कुंडली ठीक है। जी। अच्छा, राम सिंह जी के साथ पुलकित अरोड़ा जी का भी कमेंट है, वो भी देख लेते हैं। वो भी बोल रहे हैं कि एक हफ्ते पहले ही देखना शुरू किया है इन्होंने, और दो चीज़ें ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपकी मैक्रो पर सॉलिड पकड़ है, और मैं क्रॉस क्वेश्चन अच्छा करता हूँ। कितने साल हो गए, यही काम आता है और कुछ आता नहीं है। सवाल ही कर सकता हूँ, जवाब देना आता नहीं है, इसलिए मैं जवाब नहीं देता, सवाल करता हूँ। और नहीं, सोमेश जी को आप जवाब देना अच्छे से आता है, इसलिए वो जवाब देते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। देखिए, सही सवाल, जो सवाल आप करते हैं, ये सवाल एक्सपीरियंस और काम करके ही आ सकता है। सभी कोई सही सवाल कर पाएँ, ये एबिलिटी अगर होती ना, जी। तो मैं भी आपकी जगह बैठ के सवाल कर पाता। दोनों अपना एक आर्ट है, अपना-अपना आर्ट है, और दोनों मिल जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिनर्जी। और इससे अगर किसी का कोई फ़ायदा हो पाता है, तो उससे ज़्यादा और क्या चाहिए? जी। चलिए, तो ठीक है, बीच में थोड़ी-सी हमने चुटकी ली, लेकिन राम सिंह जी ऐसा नहीं है कि आपका मज़ाक बनाने का कोई इरादा है। लेकिन मतलब ऐसा मत सोचिए कि बाज़ार में हर कोई बेवकूफ़ बनाने के लिए ही बैठा होता है, और 30-40% गिरेगा, नहीं गिरेगा, ये ना सोमेश जी बता सकते हैं, ना मैं बता सकता हूँ। उनको सिर्फ़ इतना भरोसा है आज की तारीख में कि वैल्यूएशन के हिसाब से ये ऐसी जगह है जहाँ से बहुत ज़्यादा डाउनसाइड दिखता नहीं है। कल को दुनिया में अचानक से कुछ हो जाए, जो आज देख रहे हैं हम, उससे ज़्यादा कुछ हो जाए, तो फिर उसका क्या ही कहा जाए। लेकिन अ, इस चर्चा का उद्देश्य आपको बेवकूफ़ बनाना नहीं है। इस चर्चा का उद्देश्य ये है कि आप बाज़ार के हर पहलू को समझें, और इसीलिए हम लोग 360 डिग्री वाली समीक्षा करते हैं। आज तो थोड़ा कम समय देंगे उस पे, दर्शकों के सवाल आज ज़्यादा लेंगे। लेकिन वापस जब हम अपनी साप्ताहिक चर्चा करेंगे, उसमें बाज़ार का कौन-सा पहलू हम छोड़ देते हैं। सब कुछ हर चीज़ की एक चर्चा कर लेते हैं कि सबके मन में स्थिति साफ रहे, क्या हो रहा है, और उसके हिसाब से समझ करके, जान करके लोग अपने निर्णय खुद लें। यहाँ पे आपको कोई निर्णय बताया भी नहीं जाता कि आप ऐसा कर लीजिए, तो बेवकूफ़ बनाने वाली कोई बात ही नहीं है। आपके सामने सारे पर्सपेक्टिव रख दिए जाते हैं, उसके आगे आप उसमें से क्या चुनते हैं, क्या छोड़ते हैं, उसके आगे आप अपनी खोजबीन, अपनी पढ़ाई-लिखाई, अपना रिसर्च, जो मैं हर बार कहता हूँ, वो सब करके आगे बाज़ार में आप क्या करते हैं, वो सब कुछ आपका अपना विवेक है और आपका अपना निर्णय है। उसमें हमारी ओर से कुछ भी नहीं है। तो आप इस चर्चा को सुनें, उसमें से अपने पॉइंट्स नोट करें, उसके आगे जहाँ आपको संशय हो, आगे आप खुद रिसर्च कीजिए, खोजबीन कीजिए, और उसके आगे आप बाज़ार में, हमारी तो शुभकामना है कि आप अच्छे से कमाएँ और वेल्थ क्रिएट करें। बाज़ार ऐसी जगह है जहाँ पर आप अच्छी रणनीति बनाएँगे और धैर्य के साथ रहेंगे, तो इससे ज़्यादा आपको वेल्थ क्रिएशन में कोई दूसरा मददगार एसेट क्लास नहीं है। इतना अभी तक मुझे समझ में आया है। खैर, तो चलिए, अब हम निफ्टी की बात कर रहे थे और आपने कुछ लेवल्स का ज़िक्र कर दिया। तो यहाँ पर अब एक ही दिन बचा है, लेकिन उसके आगे थोड़ा-सा एक पर्सपेक्टिव समझ लें कि कौन से लेवल पार होने के बाद वापस हमें आज के सेटअप को, जो हम जैसा देख रहे हैं, उससे बदलना पड़ेगा। नीचे कौन सा लेवल टूट जाए, या एक तरह से कह लें कि बहुत क्लियर है इस चार्ट में भी, आगे 200 डे मूविंग एवरेज है, वो हमारे सामने एक टारगेट और एक रेजिस्टेंस दोनों की तरह से काम कर ले, और नीचे हमारे पास जुगल जोड़ी है 20 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज की, और
उसके नीचे ही एक गैप था, वो गैप तो भर चुका है। तो वो सब मिला जुला करके लगभग 22,900 23,000 के आसपास के लेवल्स। क्या यही दायरा लेकर के चला जाए कि इस बीच में आराम करना है, इसके ऊपर या नीचे निकलने पे कुछ सोचना है? थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूँ राजीव जी। जिस तरह का सिनेरियो चल रहा है ना, इसमें थोड़ा सा गला खराब है इसलिए आवाज़ थोड़ी सी वीक रहेगी। इसमें कभी-कभी ऐसी पॉसिबिलिटी रहती है ना कि मार्केट एक रेक्टेंगुलर पैटर्न में थोड़े समय तक रह जाए, इसकी पॉसिबिलिटी रहती है। लेकिन रेक्टेंगुलर पैटर्न का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि एकदम जाके नीचे वाले लेवल पे मिल के आएगा और ऊपर वाले लेवल पे हम थोड़ा डिविएशन हो सकता है। ब्रॉडली आप मुझे पूछेंगे, मेरा एक्सपेक्टेशन ऐसा रहेगा कि निफ्टी 22,500 से 300 तक नीचे और ऊपर में 24,250 के आसपास तक ऊपर। इसमें ऑसिलेशन थोड़े समय तक होना चाहिए, पॉसिबिलिटी है। रिजल्ट सीजन शुरू हुआ है, रिजल्ट मिक्स आ रहे हैं। मुझे तो अभी तक जो एएमसी के रिजल्ट्स आए, एएमसी का आया ना, नहीं आईसीआईसी प्रूडेंशियल का आया, लॉम्बार्ड का आया, इन सब के रिजल्ट्स मुझे थोड़े मिक्स्ड हैं रिजल्ट्स, लेकिन मुझे एनकरेजिंग ही लग रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी तो ठीक ही लग रहा है मुझे। आने वाले समय में देखते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल्स का तो बीएफएसआई एज सेक्टर का रिजल्ट बहुत खराब एक्सपेक्टेड नहीं है। बाकी सेक्टर में जैसे आईटी सेक्टर है और बाकी और सेक्टर में सेल्स और मार्जिन दोनों इम्पैक्ट होने का असर हो सकता है। तो जैसे-जैसे रिजल्ट सीजन आगे प्रोग्रेस करेगा ना, ये जो यूनिलैटरल मूव हो रहा है, ये वोलेटाइल और अनड्यूलेटेड मूव जो ऊपर नीचे मूव में कन्वर्ट होगा। ओके? इसलिए मेरा अंदाज़ा ऐसा है कि जैसे रिजल्ट सीजन प्रोग्रेस करेगा, ये मार्केट कंसोलिडेशन में जाएगा। तो एक बार में ऊपर नहीं जाएगा। हाँ, अगर रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा आ गया, मान लेते हैं कि जो 250 से 300 रुपए का ईपीएस ऐड होने का अंदाज़ा है इस क्वार्टर में, जैसे एनालिस्ट एस्टिमेट कर रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता है कि नहीं 300 के ऊपर का ईपीएस ऐड हो जाएगा, तो फिर वो बीटिंग एक्सपेक्टेशन हो जाएगा, फिर मार्केट सीधा आपका ऊपर चल पड़ेगा। दूसरी चीज़, सिचुएशन तो आप देख ही रहे हैं। थोड़ा ऐड कर देता हूँ। मैंने आप लोगों को पूरा इस भरोसे पे मैं आगे लेके आया कि ट्रम्प कभी ना कभी उनको वापस जाना पड़ेगा या हम किसी न किसी को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा किसी तरीके से। दूसरा, लिक्विडिटी बहुत तेज़ी से आएगी। लिक्विडिटी आने वाली है, रेट कट शुरू हो चुका है और रेट कट 25-50 बेसिस पॉइंट तो हो ही जाएगा। इन सब का बहुत ज़बरदस्त असर होता है और इन सब डेटा रीडिंग के बेसिस पे ही मैंने आप लोगों को इतना भरोसा दिया हुआ है कि ये फाइनेंशियल ईयर भी हम नीचे क्लोज़ नहीं होंगे। 26,000 के ऊपर जाने के मुझे चांसेस अभी भी लगते हैं, नया हाई इस फाइनेंशियल में बनने का चांस लगता है। और ये जो आपने चार्ट लगाया है निफ्टी का राजीव जी, मैंने बहुत बार ये पैटर्न को बहुत बड़े सक्सेस में कन्वर्ट होते दिखा है। सिर्फ मैक्रो डिटेरियोरेट नहीं होना चाहिए। मैक्रो मतलब हमारा इंडिया का एटलीस्ट ईपीएस और ज़्यादा डिटेरियोरेट नहीं होना चाहिए। तो बोलते-बोलते मैं कुछ ज़्यादा ही खुद ही उलझ गया। कहने का मतलब ये है कि 24,250 और 22,250 ये रेंज आप रख लीजिए। 2000 पॉइंट का इसमें निफ्टी अभी ऑसिलेट कर सकती है। किसी तरह का ख़ास डायरेक्शन नज़र आएगा तो आपको पहले अलर्ट कर दूँगा। जी। अब यहाँ पर मिड कैप और स्मॉल कैप इनको देखें तो यहाँ पर क्या निफ्टी जैसी ही चीज़ें दिख रही हैं या कुछ अलग मामला है? एक छोटी-सी रिक्वेस्ट रहेगी राजीव जी। जी। इसके पहले अगर थोड़ा-सा बैंक और आईटी ले आते ना, तो उससे मैं निफ्टी रिलेट कर देता और ज़रूर। फिर हम इसको आगे ले जा सकते हैं। लीजिए, पहले निफ्टी बैंक की ही बात कर लेते हैं और निफ्टी जी। बैंक ने पिछले 2 दिन में बहुत सुंदर सी एक चाल दी है, एक गैप बनाया है और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही एक गैप बनना अपने आप में थोड़ा सिग्निफिकेंस इसको ऐड जोड़ देता है। इस चीज़ को ऐसे ही रखिएगा राजीव जी। बिल्कुल। इसमें आपका फ़ेवरेट डब्ल्यू भी बन गया और बड़ा वाला डब्ल्यू जो कि आपका करीब जी। 54,000 के आसपास है, वो भी बनने वाला है। ठीक है? तो एक पैटर्न ये रीड कर लेते हैं। अगर ऐसा पैटर्न बनता है तो फिर आगे का नहीं, वो नहीं, उसके नीचे वाला लो, हाई, हाँ, ये वाला, ठीक है? अब पहले ये बनेगा, तुरंत ऊपर नहीं जाने वाला है ये बहुत तेज़ी से। फिर उसके बाद करेक्टिव पैटर्न आएगा इसका और घबराएँगे नहीं। वो करेक्टिव पैटर्न 50,000 तक भी जाएगा तो घबराइएगा मत, क्योंकि
आप इस पूरे फॉर्मेशन का लेफ्ट हैंड साइड देखिए और जितना दिख रहा है उतना ही देखिए, बस इतना ही देखिएगा। ये जो हाँ, यहाँ से थोड़ा जहाँ अक्टूबर लिखा हुआ है नीचे आपने वहाँ पे लेफ्ट और हाँ, ये बस इतना पैटर्न देखिए। ये जो ऑसिलेशन है ना, ये ऑसिलेशन फिर से इधर भी प्ले हो सकता है बिकॉज़ हम रिजल्ट मंथ में हैं और बहुत तेज़ी से बैंक ऊपर गया है 48,000 का 52,000 और फिर 50,000 का 54,000 होने जा रहा है। इसलिए जितनी बड़ी राइज़ उतना ही बड़ा थ्रोबैक हो सकता है। होगा क्या? मुझे बिल्कुल नहीं पता है। लेकिन मैं आपको सारे पॉसिबिलिटीज़ बना के दे रहा हूँ। अभी तक बैंक में आपको डरने नहीं बोला है, फिर कह रहा हूँ। 50,000 भी आएगा तो बैंक में डरिएगा मत। ये पूरा पैटर्न होता है नया हाई बनाने का। ओके? सिचुएशन कंड्यूसिव है इसलिए ये पैटर्न बन रहा है। ऐसा नहीं है कि ये पैटर्न अपने आप बन रहा है और ये पैटर्न क्यों बन रहा है? आप पिछले 2 क्वार्टर से हमारा डिस्कशन सुन लीजिए। नहीं कब से हुआ था? बजट के बाद से हमारा डिस्कशन सुन लीजिए। वो कारण है ये पैटर्न बनने का, अपने आप ये नहीं बन रहा है एंड देयरफॉर ये पैटर्न का जब मूवमेंट होगा तो निफ्टी को अभी तो ये ऊपर लेके जा रहा है, लेकिन ये प्रेशर भी डाल सकता है। अगर 54,000 के आसपास ये चला गया और फिर करेक्ट हुआ तो निफ्टी पे प्रेशर आएगा और यहाँ पे हमको थोड़ा-सा आईटी इंडेक्स का सहारा लेना पड़ेगा, वो ले लीजिए। जी, तो ओके। तो आईटी इंडेक्स का सहारा लेना होगा, तो आईटी इंडेक्स हमारे सामने है, लीजिए अब। देखिए, अब ये आईटी यहाँ इंडेक्स ये कह रहा है कि आपका ये 35-36,000 के रेंज में एक बारी पुल बैक देगा। तो अभी का क्लोज से आपको निफ्टी आईटी क्लोज कितना है? अभी 33,300 का के आसपास। जी, तो ये 2000 पॉइंट के आसपास का 2 ढाई हज़ार पॉइंट के आसपास का ये पुल बैक देगा। नेट फाइनली क्या हुआ? ये मूवमेंट पहले बैंक अपना हाई जाके फिनिश कर लेगा, फिर पीछे से आईटी भी शॉर्ट कवरिंग लेके आएगा एंड देयरफॉर जब बैंक फिनिश करके सप्लाई प्रेशर देगा उस समय आपको आईटी इसको सपोर्ट देगा और इसीलिए निफ्टी धीरे-धीरे चलते-चलते 24,000 प्लस माइनस 250 पॉइंट में थक जाएगी क्योंकि वहाँ जाते-जाते बैंक भी अपना रेंज पूरा करके नीचे आने लगेगा। आईटी इंडेक्स में भी उससे ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग के चांसेस मुझे अभी नहीं लगते हैं। इसलिए इन दोनों को मिला के निफ्टी का मूवमेंट 24,000 प्लस माइनस 250 पॉइंट क्यों हो सकता है, ये समझना ज़रूरी था। और अगर बैंक का थ्रो बैक बड़ा हुआ, तो अब आप समझ लीजिए क्यों मैं आपको 22,250 के लिए की रेडीनेस के लिए भी रेडीनेस रखने के लिए कह रहा हूँ। और फिर भी कह रहा हूँ कि आपको घबराना नहीं है। इन सारी चीज़ों को फिर से इस वीडियो को रिवाइंड करके सुनिएगा, समझिएगा क्यों 22,250 और 24,250 और फिर रिलेट करके अपने आप को रेडी कीजिए। जी, ठीक है। अब यहाँ पे नेहा जी का धन्यवाद। वो कह रही हैं कि बहुत इन्फॉर्मेटिव एनालिसिस है, धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। और यहाँ पे तिवारी जी का सवाल है, ओम प्रकाश तिवारी जी, ये कहाँ तक डाउन होगा नहीं पता, लेकिन अप ट्रेंड किस लेवल पर पक्का होगा, ये बताइए। तो कौन सा लेवल पार हो जाने के बाद अप ट्रेंड वापस मान लेंगे कि हाँ, अब ये सारा जो ट्रम्प टेरर है वो निकल गया? ट्रम्प टेरर निकल भी जाएगा, लेकिन क्या है ना कि अब मान लीजिए कि कोई इंसान मान लीजिए बोल सकते हैं पागल है, पागल बोल सकते हैं। लेकिन अब पागलपन किस हद तक है वो तो डॉक्टर ही बताएगा, वो मैं कैसे बताऊँ? अब किस हद तक वो भी पागल हैं पता नहीं। अ, मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि 24,250 के ऊपर का क्लोज़ मैं बहुत पॉज़िटिव लेके चलने वाला हूँ। लेकिन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट बिकॉज़ उस समय निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा, निफ्टी ऑटो और निफ्टी बैंक इन चारों का अच्छा कॉम्बिनेशन समझना होगा। तब मैं आपको बता पाऊँगा। लेकिन अगर वन सेंटेंस आंसर मुझे देना है, 24,250 के ऊपर निफ्टी क्लोज़ होगी, मैं ये मान के चलूँगा कि निफ्टी का बॉटम इज़ इन प्लेस, बाय डिप्स का मार्केट है। फिर उस केस में शायद 23,000 के नीचे ही कहीं सपोर्ट लेके हम आगे बढ़ जाएँ। जी, ठीक है। अब वापस जो हम देख रहे थे मिड कैप स्मॉल कैप, वहाँ आ जाते हैं कि क्या वहाँ कोई नई कहानी बन रही है, या जो मोटे तौर पे निफ्टी कह रहा है वही उसके पीछे-पीछे ये भी चलेंगे? हाँ, अच्छा, बहुत अच्छी चीज़ आपने आज ये डिस्कशन थोड़े समय के लिए तो बनता है क्योंकि मिड कैप में भी बाय डिप्स हो चुका है और मिड कैप्स 200 डीएमए
टेस्ट करने के लिए रेडी है, ऐसा लग रहा है। ओके, 200 मूविंग तो एवरेज, यानी ये लाल रेखा जो चार्ट पे दिख रही है 55,500 के आसपास, हाँ, अभी 55,600 के इस आसपास। इसकी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप के रिजल्ट अभी तो आएंगे नहीं ज़्यादा। अभी हम कहाँ बैठे हैं, 15-16 अप्रैल है ना, हमारे पास 15-20 दिन और है अभी, उतने दिन में खिंच सकता है, तो वहाँ तक आने के चांसेस हैं। लेकिन सब समझ जाइएगा 55-56 हज़ार पे जाएगा ना, फिर जाके वहाँ पे किसी भी तरह का एडवेंचर और एक्साइटमेंट मत दिखाइएगा, वहाँ पे जाके थोड़ी बुद्धिमानी दिखाएंगे। हाँ, वहाँ तक जाने के चांसेस हैं। टूटेगा तो बताऊंगा कहाँ से टूटेगा। फिलहाल अभी है कि बाय डिप्स का कैंडिडेट बन रहा है। स्लोली एज वी प्रोग्रेस मोर इनटू द रिजल्ट्स, ये थोड़ा और ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। चलिए, तो अब स्मॉल कैप की बात कर लेते हैं, जहाँ पर जाना था असल में। तो स्मॉल कैप, इसका चार्ट क्या कह रहा है? जो आपने मिड कैप के लिए कहा वैसे ही कुछ लेवल्स यहाँ भी दिख रहे हैं क्या? ये भी 200 डे मूविंग एवरेज लगभग 18,000 उसकी तरफ जाने की तैयारी में है? बिल्कुल, मैं उसी व्यू से चल रहा हूँ आगे। बाकी डीरेलर पूरे संसार में अभी 2 ही हैं, एक बैठे हैं अमेरिका में और एक बैठे हैं चाइना में। इनका कभी कोई सपना आ जाए तो बता सकता हूँ, अदरवाइज़ वो प्रेडिक्शन नहीं है मेरे पास। मान लेते हैं कि सब कुछ स्टेटस को है, तो ये उधर जाना चाहिए। जी, लेकिन ये 16,500 के आसपास, ये जो 24 मार्च का टॉप है छोटा-सा, ये अभी पास हुआ नहीं है, तो उससे पहले ये भरोसा करना कि हाँ, 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाएगा ही, ये भरोसा बन पा रहा है क्या? नहीं, या स्ट्रक्चर चूँकि ऐसा है बाकी सब कि ये चलेंगे, तो ये भी साथ में चलेगा ही? नहीं, एक बार में नहीं चलेगा। ये पूरा कोई भी इंडेक्स एक साथ में एक बार में नहीं चलेगा। ये वोलेटिलिटी के साथ ही चलेगा, लेकिन जो स्ट्रक्चर बन गया, ये स्ट्रक्चर जो बन गया इसके हिसाब से अब ये बाय डिप्स का स्ट्रक्चर बन गया है और ये एक फॉर्मिडेबल बॉटम बनने जा रहा है 48,000। सॉरी, मैं तो मिड कैप पे चला गया, स्मॉल कैप है ना। हाँ, ये 14,000 का बॉटम बना है अभी। ये एक फॉर्मिडेबल बॉटम बनाने जा रहा है 15,000 से, मतलब 200 पॉइंट नीचे समझें, 14,800, 14,800। नहीं नहीं, ऊपर 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 ऊपर, हाँ यहाँ पे, और ऊपर और ऊपर 14,800, ये इसके थोड़ा ऊपर यहाँ पे ये बॉटम बनाएगा। इसको आप वो इलेक्शन डे वाला लो ले लीजिए, इलेक्शन डे ही था ना। ये है, वो तो लगभग 15,000 है। अगर इस बार ये वो टूट गया तो बस बाकी सब कहानी खत्म। मतलब अब ये दोबारा 4 जून के बॉटम को नहीं तोड़ना चाहिए, 4 जून 24 को, उसके नीचे अब ये ना जाए। बस बाकी सब ठीक हो जाए। जी, लेकिन इसमें मेरा एक कैविएट है, और अगर हम ये माने कि फाइनल बॉटम ये जो बना है 4 अप्रैल वाला, अभी ताज़ा-ताज़ा, अगर मैं ये मानूँ कि ये फाइनल बॉटम है, तो मेरे मन में एक संदेह रहेगा कि क्या ये वापस किसी भी समय, किसी भी बहाने से ये 14,300 के आसपास का जो बॉटम बना है आपका 3 मार्च का, इसको एक बार दोबारा दिखाएगा? ना, वो दिखाएगा तो ठीक नहीं है। ओके। वो दिखाएगा तो फिर आप 13,000 तो मान ही लें, जी, 12,000 भी जाए तो फिर कोई बड़ी फिर बात ज़्यादा नहीं। खतरा हो गया। जी, हाँ, मुझे 14,000 के नीचे अब इसको बंद तो नहीं चाहिए रिवाइंड करके मैंने जो अभी पूछा था वो डिलीट कर दूँ क्या? कौन सा वाला, सॉरी। चलिए, कुछ मैं टेक्नोलॉजिकल मज़ाक भी कभी-कभी करता हूँ, ध्यान मत दीजिए उस पे। ओके, तो अब ये वही जो अभी ताज़ा सवाल था कि कौन-सा लेवल पार हो जाने के बाद हम पक्की उम्मीद करें। तो यहाँ पर स्मॉल कैप में कौन-सा लेवल आपको लगता है कि पार हो गया तो फिर सब कहानी ठीक रहेगी? नहीं, कहानी ठीक है। मेरा ओके, एक डायरेक्शन मैं लेता हूँ, मैंने डायरेक्शन ले लिया, कहानी ठीक है। अब ये कहानी खराब जहाँ पे होगी वहाँ पे देखेंगे, बाकी कहानी ठीक। तो इस वो कहानी आपने को 4 जून 2024 का लेवल सेट कर दिया कि भई उसके नीचे जाएगा तभी, और वो लगभग 14,800 आपने रख दिया कि भई उसके नीचे गया तो दिक्कत होगी, नहीं तो नहीं होगी। और दिक्कत ज़बरदस्त होगी। जी।
खैर, बीच में सोना जबरदस्त चाल, उसकी बात किए बिना आगे कैसे बढ़ा जाए आज? मतलब कितने डॉलर हो गए? 3300 के आसपास हो गया ना? कितना हुआ? 3300 के ऊपर पहुंच गया है। पूरे अनसर्टेनिटी में तो गोल्ड ही बढ़ रहा है अभी। तो ये है कि जब जी। तक बढ़ रहा है तब तक बढ़ रहा है, इसमें क्या बोलेंगे। हाँ, लेकिन इक्विटी के वापस संभलने के बीच में ये बढ़ा ना, तो फिर अगर इक्विटी के एक्सट्रीम पैनिक के बीच में इसका ये एक्सट्रीम टॉप दिखता तो फिर बात समझ में भी आती। नहीं, इक्विटी के इक्विटी वापस क्यों संभला, उसका रीजन समझते हैं ना। इक्विटी इसलिए संभला कि आपका शॉर्ट स्क्वीज हो रहा है। इक्विटी इसलिए थोड़ी संभल रहा है कि यहाँ पे कोई सेंटिमेंट पॉजिटिव हो गया है कि अब यहाँ से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सबका ईपीएस डाउनग्रेड ही होगा पूरे ग्लोब में। ये जो भी इक्विटी है वही सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट स्क्वीज के लिए है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि ये अनसर्टेन वर्ल्ड शायद अब खत्म ही ना हो, मुझे तो ऐसा लगने लगा है। क्योंकि आप देखें ना, हर 3 साल में कोई ना कोई, और पूरे अनसर्टेनिटी को क्रिएट कौन करता है? एक में इधर है चाइना, जो कि अभी तो फिलहाल भगवान की दया से शांत था, अब उधर में है यूएस। पिछले 3 साल से तो वही है, पूरे दुनिया में तहलका मचाए हुए है। एक बाइडेन सर करके गए, उसके बाद ट्रम्प सर करके जा रहे हैं। पता नहीं अगले कौन से वाले सर आएंगे और किसका सर खाएंगे। तो इतनी इतना वोलेटाइल वर्ल्ड हो गया है ना, अच्छा, मुझे इसमें याद आता है कि बाइडेन के लिए आपने क्या-क्या नहीं कहा है, और उसके बाद अब ट्रम्प अभी तक जो कुछ कर रहे हैं या करते दिखे हैं, उससे तो आपको लगता होगा कि इससे अच्छे तो बाइडेन ही थे। दोनों अपने आप में एक्सट्रीम है ना राजीव जी। एक है कि कत्लेआम करता है और एक है कि खून खराबा स्टॉक में पूरा इकोनॉमी का कर दे रहे हैं। ट्रम्प से मुझे ये बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं बिल्कुल आशा नहीं रखता था कि इतनी इनकी मति मारी जाएगी। लेकिन पता नहीं, इनकी तो पूरी की पूरी मति मारी गई है। इकोनॉमिक्स को ही हिला के रख दिया है इन्होंने। मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ठीक इस है, तरह तो का अब ये बताइए, गोल्ड पे $3200 के आसपास का व्यू था, अब वो पार हो गया। इसके आगे क्या-क्या लेवल नहीं सुनने को मिल रहे हैं? कोई 4000 की बात कर रहा है, कोई 4500 की बात कर रहा है। 4500 का मतलब 3000 से आप समझ लीजिए 50% हो गया है। और ठीक है, $4500 मतलब अगले कुछ दिनों में नहीं, कुछ महीनों में नहीं, लोग 3-4 साल का भी समय दे रहे हैं, लेकिन फिर भी 2024 में सोना अच्छा खासा बढ़ चुका है। 25 में अभी तक इतने सिर्फ 4 महीने के अंदर अच्छी खासी चाल आ चुकी है। यहाँ से आगे इतना और बढ़ना, मतलब ये सब एग्जैजरेशन है, या आपको लगता है कि नहीं इन सब बातों को ध्यान से सुनने की ज़रूरत है? गोल्डमैन सैक्स, पता नहीं कौन-कौन, हर सबको ही ऊपर के टारगेट देने लग गए हैं। वो ऊपर के टारगेट देने लगे ना तो बेच दीजिए। उनका तो यही काम ही रहता है। देखिए, मैं सबको यही कहूँगा, गलत कोई भी इंसान जा सकता है। मैं हमेशा सेफ्टी फर्स्ट के हिसाब से चलता हूँ। $3500 के पास गोल्ड सेफ नहीं है, किसी भी तरह से सेफ नहीं है। बहुत बड़ा माइलस्टोन है। आपका गोल्ड सेफ 3000 के नीचे ही है। अब वो आएगा नहीं आएगा भगवान जाने। मैं एनालिसिस देखता हूँ, मेरे हिसाब से 3500 के पास गोल्ड सेफ नहीं। बहुत स्ट्रेच्ड है, एक माइलस्टोन आ रहा है, सावधान रहिएगा। जी, सावधान तो रहें, लेकिन उसके बाद आगे करें क्या? कुछ नहीं करना भी अपने आप में सावधानी होती है। ये बताएं, ये तो गोल्ड कांड कर रहा है भाई, कौन इसमें अपना पैर फंसाने। जी, तो क्या आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ठीक है, अगर आपके पास पोर्टफोलियो में इसका एलोकेशन थोड़ा बढ़ गया है, तो वापस इसका एलोकेशन कम करने का समय है? मैं तो यही कहूँगा। जी, मतलब नया एलोकेशन डालने का समय तो बिल्कुल भी नहीं है। ना, जी। बिल्कुल नहीं। और फिर मेरी परेशानी क्या है ना राजीव जी, कि मैं कुछ लेकिन भी दूसरी बोलूँ। तरफ बाजार में थ्योरी ये दी जा रही है कि गोल्ड को अब आप हेजिंग के टूल की तरह से मत देखिए, आप इसमें आप इन्वेस्टमेंट की तरह से इसको देखिए, इसमें रिटर्न बनाने के लिहाज से देखिए, ये आपको शेयर बाजार से शायद ज़्यादा रिटर्न दे दे। 2 शब्द में जवाब दूँगा, थियरी फॉलोज़। जो भी हो जाता है उसके पीछे थियरी बन के आती है ना? यही इस पूरे बाज़ार में होता है। हर चीज़ का जस्टिफिकेशन हो जाएगा।
भूकंप क्यों आया उसका भी जस्टिफिकेशन हो जाएगा, आने वाला कोई नहीं बताएगा। ये हर चीज़ की थियरी फॉलोज़, हमको अपनी सेफ्टी बना के रखना है। और हाँ, मैं क्या कह रहा था, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं जो भी आपको बोलूँगा, उसका जवाब समय है, उसके अलावा कोई जवाब ही नहीं है। मैं सिर्फ़ बता सकता हूँ कि ऐसा है और 2020 से तो कम से कम फिर से आ ही गए हैं, 2019 से ही आ गए हैं ना। तो हर चीज़ मैं जो भी कहूँगा उसका जवाब समय है, समय के साथ ही आप इस चीज़ को समझेंगे। जी, तो $3500 अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, उसके साथ-साथ क्या लाख टके का सोना 10 ग्राम, सिर्फ़ इतना छोटा-सा सोना 1 लाख रुपए का, हम उसके करीब पहुँच रहे हैं क्या? हाँ, हाँ, उसके आस-पास तो हैं ही अब। वो तो ₹5000 क्या है, 95,000 वाली किसी दिन एक शॉट में लग जाएगा। मेरे जैसे लोगों के लिए ठीक है राजू जी, कहीं कुछ सोना मिलेगा ही नहीं, कोई लालच ही नहीं। जी। नहीं, लेकिन आप ये सोचिए कि इस देश में हर परिवार में, मतलब अलग-अलग एस्टिमेट आते हैं दुनिया भर के, कि शायद अगर हाउसहोल्ड गोल्ड को जोड़ लें, मतलब भारत के मंदिरों में, घरों में, हर परिवार के पास जितना सोना है, अगर आप उसको जोड़ लें, तो उसकी लोग था ही नहीं लगा पाते हैं कि वो है कितना। सोने का बढ़ना क्या जो भारत की घरेलू मजबूती है उसके लिहाज से अच्छा है? ठीक है, क्योंकि गोल्ड को तो हमारे यहाँ एक तरह से सेविंग्स के हिसाब से ही देखा जाता है ना, सेफ सेविंग के हिसाब से। वो भी ठीक ही है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए कि कभी आपकी इकोनॉमी वीकेन हो रही होगी तो सोना सपोर्ट करने नहीं आएगा। वो भले ही पड़े-पड़े उसमें दीमक लग जाएगा, लेकिन वो नहीं आएगा लग नहीं, सकता। वो नहीं आएगा। सोना ऐसी चीज़ है, उसमें दीमक लग ही नहीं सकता। मतलब एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, कहने का मतलब उसमें कुछ नहीं लगेगा, वो उसी में कवर होके रह जाएगा, फिर दुनिया खत्म हो जाएगी तो फिर कोई मोहनजोदड़ो जैसा खुदाई होगा तो हैदराबाद से सोना मिला, दो 20,000 साल बाद पता चलेगा। लेकिन वो कभी इकोनॉमी बचाने नहीं आएगा। मतलब मेंटालिटी हमारी ये है कि सिर्फ़ वो रहने दो, बुरे दिन के लिए। भाई बुरे दिन कभी नहीं आएँगे आपके, आप उनको बचा के रखिए, उसको चैनलाइज़ कीजिए इन्वेस्टमेंट में, वो और अच्छा रिटर्न आएगा।